हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं रोसेरी बायोटेक आईपीओ के बारे में, जो कि अगले मंडे यानी कि 13 जुलाई को ओपन होने वाला है। तो जल्दी से देख लेते हैं इस आईपीओ में हम क्या क्या, इस वीडियो में हम क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे कंपनी की हिस्ट्री के बारे में, आईपीओ डिटेल्स, इशू ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है कंपनी का, अभी तक कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है फाइनेंशियली, as well as इसका peer comparison, and finally we will talk about outlook of the company। तो चलिए क्विकली हम मूव करते हैं कंपनी की हिस्ट्री के बारे में। तो ये कंपनी का इस्टेब्लिश हुआ था 2003 में एज रोसेरी लैबटेक, एंड इट वाज स्टार्टेड बाय टू जेंटलमैन कॉल्ड नेम्ड मिस्टर एडवर्ड मेनेसिस एंड सुनील चारी। दोनों ही बहुत एक्सपीरियंस्ड एग्जीक्यूटिव्स रह चुके हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, और बहुत गहरा इनको एक्सपीरियंस है। सो 2003 से अभी तक नियरली 17 ईयर्स हो चुके हैं कंपनी को। और ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है, जो कि टेक्सटाइल के अलावा दूसरी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ लाइक एफएमसीजी, पोल्ट्री एंड एनिमल फीड इंडस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर भी काम आता है। इन टोटल कंपनी के पास कुछ 2030 प्रोडक्ट्स की एक बहुत बड़ी रेंज है। और फाइनली इस कंपनी का नाम चेंज होकर रोसेरी लैबटेक से रोसेरी बायोटेक हुआ। सो इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि कंपनी का आईपीओ खुल रहा है 13 से, और ये अवेलेबल रहेगा सब्सक्रिप्शन के लिए 15 जुलाई तक। प्राइस बैंड 423 से लेके 425 रुपीज़ पर शेयर तक है। और इसके अंदर इन टोटल कंपनी का जो आईपीओ का साइज़ है वो करीब 500 करोड़ का है। उसके अंदर से 50 करोड़ के फ्रेश इशू हैं, और जो रिमेनिंग अमाउंट है करीब 450 करोड़ ये ऑफ़र फॉर सेल है, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं वही अपने शेयर्स कंपनी के शेयर्स इन्वेस्टर्स को सेल करना चाह रहे हैं। तो मिनिमम बिड जो है कंपनी की वो इस आईपीओ के अंदर 35 शेयर्स की है, और रुपीज़ की बात करें तो 14,805 रुपये और 14,875 रुपये के बीच में एक लॉट की वैल्यू रहने वाली है। और जैसा कि हमने हमारे वेबसाइट पे दूसरे काफ़ी सारे आर्टिकल्स में ये चीज़ बार बार कही है कि जिस कंपनी के आईपीओ में सब्सक्रिप्शन ज़्यादा होने की संभावना होती है, वहाँ पे आपको सिंगल लॉट ही लगाना चाहिए। दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी अंडर करंट रेगुलेशंस। और इस कंपनी के अंदर भी आपको यही करना चाहिए। इस आईपीओ के अंदर भी आपको एक सिंगल लॉट के साथ इसमें एंटर करना चाहिए, इन केस यू आर इंटरेस्टेड टू डू सो। सो लेट्स मूव ऑन। रिटेल के लिए 35% शेयर्स जो हैं वो रिज़र्व हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। एक जो चीज़ यहाँ पे देखने लायक है वो ये है कि काफ़ी सारी दूसरी कंपनीज़ जिनके आईपीओज़ आते हैं उनकी तरह इस कंपनी के अंदर कोई एक्सटर्नल इन्वेस्टर नहीं है। तो दोनों फाउंडर्स जो हैं उनके पास करीब 84% इक्विटी अभी उनके पास ही है, और आईपीओ आने के बाद भी इन्हीं दोनों प्रमोटर्स के पास मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग रहने वाली है। ओके, मूविंग ऑन। कंपनी जैसे मैंने पहले बताया कि करीब 50 करोड़ का फ्रेश इशू है, और इस अमाउंट का यूज़ कंपनी चाह रही है कि थोड़ा अपना डेट रिड्यूस करने के लिए, साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल में यूज़ करने के लिए, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस जो हैं उसके लिए होगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफ़र फॉर सेल जो कि 450 करोड़ के आसपास का है। तो 1 करोड़ शेयर इन टोटल दोनों प्रमोटर्स ऑफ़र करने वाले हैं इक्वल अमाउंट में। सो मूविंग ऑन, बिजनेस बैकग्राउंड। इस कंपनी ने अपने बिजनेस को 3 वर्टिकल्स में डिवाइड किया हुआ है। होम, पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल्स, ये लार्जली स्पीकिंग एफएमसीजी इंडस्ट्री को केटर करता है। दूसरा इनका वर्टिकल जो है टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स का, और जैसे कि आप देख सकते हैं कॉटन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, काफ़ी वाइड रेंज है इनकी, और इन सब टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए इनके स्पेशलिटी केमिकल्स आते हैं। और फाइनली तीसरा सेगमेंट जो है इनका एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का है। और ये तीनों के अंदर जो फर्स्ट 2 हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, 47% एंड 43% नियर अबाउट। एंड फाइनली जो लास्ट वाला है एनिमल हेल्थ, विच हैज़ बीन ओवरटेकन, विच हैज़ कम टू द कंपनी एज एन एक्विजिशन, वो नियरली 9.5% कंट्रीब्यूट करता है। और ये प्रोडक्ट रेंज आप यहाँ पे देख सकते हैं।
FMCG के लिए भी काफ़ी वाइड प्रोडक्ट रेंज है, सोप्स, डिटर्जेंट्स, इंक्स, पेंट्स, कोटिंग्स, वाटर ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स, सेरामिक्स, टाइल्स, पल्प एंड पेपर, सीमेंट एक्सेट्रा, सभी के लिए कंपनी बहुत स्पेशलिटी केमिकल्स ऑफ़र करती है। तो आगे चलते हैं और अब बात करते हैं कंपनी की सेगमेंटल रेवेन्यूज़ की। तो ये स्लाइड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा क्लियरली कि कैसे कंपनी के जो 3 सेगमेंट हैं, इसके अंदर से होम, पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल्स वाला जो सेगमेंट है उसमें बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी बिज़नेस में देखी गई है पिछले 3 साल में। तो 2018 में ये बहुत छोटा बिज़नेस था और टेक्सटाइल के मुकाबले काफ़ी कम, यानी कि सिर्फ 18% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता था, जबकि टेक्सटाइल उस टाइम 71% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता था। और अभी ये फिगर्स काफ़ी चेंज होके आप देख सकते हैं कि कैसे होम, पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल्स जो है वो नंबर 1 बन चुका है। नियरली 47% जो है बिज़नेस जो है इनका इसी सेगमेंट से आता है। चलिए आगे चलते हैं और अब बात करते हैं कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की। सो इनका ऑलरेडी एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है सिलवासा, दादर और नागर हवेली में, और यहाँ पे कंपनी के पास 1,20,000 MTPA का कैपेसिटी है। और ख़ास बात ये है यहाँ पे कि इस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है कंपनी के पास। तो एक प्रोडक्ट को छोड़ के, एक प्रोडक्ट लाइन को छोड़ के, ये टेक्सटाइल को छोड़ के FMCG के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो जैसी डिमांड है उसके हिसाब से ये काफ़ी क्विकली रैंप अप कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग रिजिड है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेग्रीगेटेड है, तो कंपनीज़ के पास डिमांड होते हुए भी, ऑर्डर्स होते हुए भी वो उसको कैटर नहीं कर पाते। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ जो हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं। अभी कंपनी एक नया प्लांट बना रही है जो कि अगले साल तक कमीशन हो जाना चाहिए, और इसका ये दहेज में बन रहा है। और दहेज में जैसा आपको मालूम होगा कि एक कार्गो पोर्ट भी है, तो कंपनी को इससे एक्सपोर्ट मार्केट्स में काफ़ी हेल्प मिलने की उम्मीद है। और जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्लांट जो होगा ये इनके एग्जिस्टिंग प्लांट से भी ज़्यादा कैपेसिटी वाला होगा। तो FY 2021 में, जबकि ये उम्मीद है कि ये प्लांट कमीशन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा ऑपरेशंस, तो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी डबल हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं पिछले 4 साल का ट्रेंड जो है, कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। रेवेन्यूज़ 260 करोड़ से इंक्रीज़ होके 604 करोड़ के आसपास पहुँच गए हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स। बहुत अच्छी ग्रोथ है। और इसके साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं नेट इनकम पर भी, कैसे 14 करोड़ से इनका नेट इनकम, बॉटम लाइन प्रॉफिट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होके 65 करोड़ पे आ गए हैं। ये बहुत रिमार्केबल ग्रोथ है। और आप फाइनली ये भी देख सकते हैं कि इसकी वजह से इनके जो मार्जिन है, प्रॉफिटेबिलिटी है, वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। नियरली डबल हो चुके हैं मार्जिन्स। और यही स्पीड रही तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड ये बहुत अच्छा, यही परफॉर्मेंस आगे भी चलता रहेगा। और इसके भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हम सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में देखेंगे अभी, तो उसकी वजह से ये इनका मार्जिन इम्प्रूव हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी। बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि वेदर हाउ इट स्टैंड्स विद दी कंपटीशन। तो इसके काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। केमिकल्स इंडस्ट्री इज़ फुल ऑफ कंपटीशन, और यहाँ पे लिस्टेड कंपनीज़ भी काफ़ी हैं, जैसा आप देख सकते हैं कि आरती इंडस्ट्रीज़, विनती ऑर्गेनिक्स, अतुल लिमिटेड, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स जो कि अभी कुछ टाइम पहले लिस्ट हुई थी, और फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज़ ऑल्सो। ये सभी इन्होंने रोसैरी बायोटेक ने अपने प्रॉस्पेक्टस के अंदर इनको लिस्टेड पीयर्स में मेंशन किया था। लेकिन ये कंपटीशन इससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप रोसैरी बायोटेक के परफॉर्मेंस देखें कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिटर्न ऑन नेट वर्थ काफ़ी अच्छी है, 30%, विच इज़ लाइक बेस्ट इन दी अमंग इट्स पीयर्स। तो इनके सारे जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, उन सभी कॉम्पिटिटर्स के अंदर इनका परफॉर्मेंस इस पैरामीटर पे बहुत अच्छा रहा है। और इसके साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि PE रेशियो जो है ये 32 है अभी, और जो इन्होंने प्राइसिंग दी है उसके बेसिस पे।
और ये थोड़ा सा अपर साइड पे है, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अतुल लिमिटेड जिनका काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू है, नियरली 6 टाइम्स रेवेन्यूज़ हैं रोसैरी से, सो दैट इज़ अवेलेबल एट पी रेशियो ऑफ नियरली 20। लेकिन आरती इंडस्ट्रीज़ और विनती ऑर्गेनिक्स जो कि जिनका ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है, तो ये कंपनीज़ जो हैं ये 30 की पी रेंज में ही ट्रेड कर रही हैं अभी। और जैसा आप देख सकते हैं बॉटम में, फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज़ जो है ये भी 35 के पी रेशियो पे ट्रेड करती है। ये पी रेशियो जो है ये अट्रैक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं है। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि कंपनी ने अभी इतना ज़्यादा पी रेशियो जो मांगा है, इसके पीछे 2-3 फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे जो देखना है वो इम्पॉर्टेंट ये है कि एक तो इनका बैलेंस शीट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और पिछले 3-4 साल में इन्होंने बड़ा क्विकली अपने बैलेंस शीट को रैंप अप किया है। और आप देख सकते हैं कि जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में देखा, रेवेन्यूज़ काफ़ी क्विकली इंक्रीज़ हुए, और ऐसा रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ करने के लिए कंपनी को कैपेसिटी एक्सपेंड करनी होती है, और उसके लिए कई बार देखा गया है कि कंपनीज़ जो होती हैं कर्ज़ा उठाती हैं। तो उसको देखते हुए रोसैरी बायोटेक ने बहुत अच्छे से इसको ग्रोथ को मैनेज किया है, ऑल थ्रू इंटरनल अक्रूवल्स। इनका डेट एक्विटी रेशियो जो है वो सिर्फ 0.2 टाइम्स है, विच इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल। और साथ में कंपनी का एक बहुत अच्छा पॉजिटिव यहाँ पे निकल के आता है कि इनका एक मैनेजमेंट जो है बहुत एक्सपीरियंस्ड है। जैसे मैंने पहले बताया था कि दोनों जो को फाउंडर्स हैं वो दोनों ही काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, 30 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है दोनों के पास। और अगर आपने नोटिस किया हो तो इस कंपनी ने स्टार्ट किया था टेक्सटाइल बिज़नेस से, बट क्योंकि दोनों को फाउंडर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको पता है कि गोइंग फॉरवर्ड अपॉर्चुनिटीज़ किधर आने वाली हैं, तो उन्होंने एक्सपेंड किया फर्स्ट FMCG के अंदर, और फाइनली फिर पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर भी इन्होंने, एनिमल फीड इंडस्ट्री के अंदर भी इन्होंने एक्सपेंड किया है। तो ये मैनेजमेंट का जो की रोल है, अपार्ट फ्रॉम डे टू डे मैनेजमेंट, दिस लॉन्ग टर्म विजन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और वहाँ पे ये जो मैनेजमेंट है ये बहुत अभी तक काफ़ी सक्सेसफुल प्रूव हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट्स दोनों इंक्रीज़ हुए हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और साथ ही साथ इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव हुआ है। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कैसे इनके प्रॉफिट्स इस तरीके से बढ़े हैं पिछले कुछ सालों में। और गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो वी कैन एक्सपेक्ट कि इसी तरीके से ये ग्रोथ चलती रहेगी। ऑफ कोर्स बीच में कुछ डिप्स भी आ सकते हैं। और इस सारी चीज़ को समझने के बाद अगला क्वेश्चन उठता है कि वेदर इसको सब्सक्राइब करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो इसका कोई क्लियर आंसर नहीं है। जहाँ तक नेगेटिव्स की बात है तो हम बात करें कि वैल्यूएशंस जो हैं वो काफ़ी हाई हैं, बहुत ही कम मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो इन्वेस्टर्स के पास रहेगा। तो IPO में लगा सकते हैं। IPO में लिस्ट होने के बाद, जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रे मार्केट में इसका काफ़ी अच्छा रेट है, आप हमारी वेबसाइट पे डेली बेसिस पे चेक कर सकते हैं। तो ग्रे मार्केट का प्रीमियम इंडिकेट करता है बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग के लिए, लेकिन वहाँ से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं होगी ऊपर जाने की, क्योंकि वैल्यूएशंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, हम इसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं। और इसी टाइप के दूसरे वीडियोस और टेक्स्ट आर्टिकल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट जो है वो IPOcentral.in वो रेगुलरली चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।